हेलो स्टूडेंट्स। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल एम दानिश मैथमेटिक्स क्लासेस। और मैं आपका टीचर इंजीनियर एम दानिश सर। देखिए, ये एनसीईआरटी क्लास 10th का आपका एनसीईआरटी क्लास 10th का खास करके बिहार बोर्ड का जो धातु और अधातु चैप्टर है वो चल रहा है। ये बहुत वीवीआई है। देखिए, इस चैप्टर को समझिए। इसका लास्ट वीडियो आज हम बनाएंगे, 5 वीडियो तक बना चुके हैं। छठा वीडियो आज हम बनाएंगे। देखिए, 3.4 में धातुओं की प्राप्ति कैसे होती है। तो पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी धातुओं का मुख्य स्रोत होता है। देखिए, धातु जितने भी हम निकालते हैं वो सब कहाँ से निकलता है। तो जमीन के तल से निकलता है। जमीन के तल से निकलता है, भूपर्पटी से निकलता है। समुद्री जल में भी सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। जो हम लोग नमक खाते हैं वो कहाँ पाया जाता है, तो समुद्री जल में पाया जाता है। मैग्नीशियम क्लोराइड आदि जैसे कुछ विलय लवण उपस्थित होते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये सब पाए जो समुद्र के जल होते हैं, खारा जल होते हैं, उसमें पाए जाते हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को ही खनिज कहते हैं। देखिए, जो पृथ्वी के से जो प्राप्त होता है तत्व या यौगिक, उसी को खनिज कहते हैं। पृथ्वी के तल से मतलब पृथ्वी के अंदर से जो मतलब कि उसके तह से जो पाया जाता है यौगिक, उसी को हम लोग खनिज कहते हैं। कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफी मात्रा में होती है। कुछ स्थानों में खनिजों में क्या होती है, विशेष मात्रा में धातु होती है, जिनमें निकालना लाभकारी होता है। इन खनिजों को अयस्क कहते हैं। इन खनिजों को क्या कहते हैं, तो अयस्क कहते हैं। अयस्क उसको बोलते हैं जिसमें पर्याप्त मात्रा में धातु हो। वो खनिज जो जमीन के नीचे से निकाला जाता है और जिसमें पर्याप्त मात्रा में खनिज हो, जिसमें पर्याप्त मात्रा में मतलब कि मेटल हो, वो धातु हो, वो अयस्क कहलाता है। धातुओं की सहायता श्रेणी में के बारे में सक्रियता श्रेणी। देखिए, धातुओं की सक्रियता श्रेणी के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। धातुओं की सक्रियता श्रेणी जो होता है वो सबसे ऊपर होता है पोटेशियम, पोटेशियम के बाद सोडियम होता है। इस तरह से करते हुए नीचे चला जाता है। तो जो सक्रियता श्रेणी में आपने पढ़ चुके हैं, इसलिए आप आसानी से समझ सकते हैं कि अयस्क से धातु का निष्कर्षण कैसे होता है। अयस्क वो होता है जो जमीन के नीचे से प्राप्त होने वाले खनिज, जिनसे प्रचुर मात्रा में हमें धातु मिलता है, आसानी से मिलता है, उसे अयस्क कहते हैं। कुछ धातुएं भू प्रॉपर्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। कुछ धातुएं जो है भू प्रॉपर्टी में जो होता है स्वतंत्र अवस्था में क्या होती है, पाई जाती है। कुछ धातुएं अपने यौगिक के रूप में मिलती है। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं सबसे कम अभिक्रियाशील होती हैं। देखिए, सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर होता है वो सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है। जो उससे नीचे होता है वो उससे कम क्रियाशील होता है, उससे कम, उसके नीचे उससे भी कम होता है, उसके नीचे उससे भी कम होता है। जैसे जैसे सक्रियता श्रेणी को इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे रिएक्टिविटी घटती जाएगी। मतलब धातु जो होता है कम रिएक्टिव होगा, कम किसी से अभिक्रिया करेगा। जो सक्रियता श्रेणी में जितना नीचे होगा वो उतना ही कम रिएक्टिव होगा। इसीलिए तो सोना का हम लोग क्या करते हैं, आभूषण पहनते हैं, क्योंकि सोना जो होता है ऑक्सीजन से जल्दी अभिक्रिया नहीं करता है, क्योंकि वो रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत नीचे होता है। उदाहरण के लिए सोना, सिल्वर, चांदी, प्लेटिनम, कॉपर स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि वो खुले हवा में ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत वो नीचे होते हैं, हाइड्रोजन से भी नीचे होते हैं। कॉपर एवं सिल्वर अपने सल्फाइड या ऑक्साइड के अयस्क के रूप में संयुक्त अवस्था में पाई जाते हैं। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की धातुएं सोडियम, के सोडियम, देखिए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम है। इतनी अधिक सक्रियता होती है कि ये कभी भी स्वतंत्र तत्व के रूप में नहीं पाए जाते हैं। जैसे पोटेशियम हुआ, सोडियम हुआ, कैल्शियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, एल्युमिनियम हुआ, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, बहुत ज्यादा मतलब रिएक्टिव एलिमेंट है। तो ये क्या करते हैं, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर पाए जाते हैं। तो ये जल्दी किसी से अभिक्रिया क्या करते हैं, नहीं जल्दी अभिक्रिया कर लेते हैं। ये अकेला नहीं पाए जाते हैं। ये जब भी पाए जाएंगे तो जैसे हवा में खुलेंगे ये ऑक्साइड अपना बना लेंगे। तो देखिए,
इतनी अधिक अभिक्रियाशीलता होती है कि यह स्वतंत्र तत्व के रूप में नहीं पाई जाती है। सक्रियता श्रेणी के मध्य की धातुएं जैसे ZnFeP पीबी आदि सक्रियता मध्यम होती है। देखिए जैसे जिंक है, Fe है, Pb है, इनका सक्रियता क्या होती है? कम होती है। पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में ये मुख्यतः ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। ये जिंक, आयरन, पीबी, ये सब हमारा या तो सल्फाइड के रूप में, ऑक्साइड के रूप में या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। आप देखेंगे कि कई धातुओं अयस्क ऑक्साइड होते हैं। कितने भी धातु जो होते हैं अयस्क के ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। उन्हें फिर ऑक्साइड को खत्म किया जाता है और क्या किया जाता है? मतलब उससे धातु निकाला जाता है। ऑक्सीजन की अत्यधिक अभिक्रियाशीलता एवं पृथ्वी पर उसके प्रचुर मात्रा में पाए जाने के कारण ऐसे होता है। देखिए, इस अभिक्रियाशीलता के आधार पर हम धातुओं को निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। देखिए, चित्र 3.9 3.9 में दिखाया गया है। जैसे देखिए, सबसे पहले विद्युत अपघटन, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर क्या होता है? तो पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, उसके बाद कार्बन के उपयोग से अपचयन, तो उसके बाद क्या होता है? जिंक होता है, आयरन होता है, पीबी होता है, सीयू होता है और सबसे कम AgAu होता है। देखिए, Ag सिल्वर, Au गोल्ड, ये सब प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित थी। मतलब ये ऑक्सीजन से तुरंत रिएक्ट नहीं करते हैं क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत नीचे होते हैं। तो 4 भागों में बांटा गया है। अभिक्रियाशीलता के आधार पर हम धातुओं को निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाशील धातुएं, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं, उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, मतलब 3 हुआ। 3 ग्रेड में बांटा गया, एक उच्च, एक मध्यम और एक निम्न। देखिए, प्रत्येक वर्ग में आने वाली धातुओं के प्राप्त करने की विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है। अयस्क में शुद्ध धातु का निष्कर्षण कई चरणों में होता है। देखिए, अयस्क में क्या होता है? शुद्ध धातु का निष्कर्षण कई चरणों में होता है। इन चरणों का सारांश चित्र 3.10 में दिखाया गया है। निम्नलिखित भागों में प्रत्येक चरण की विस्तृत चर्चा की गई है। देखिए, अयस्कों का समृद्धिकरण, अयस्कों का समृद्धिकरण पृथ्वी के से खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसे कई अशुद्धियां होती है। देखिए, पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसे कई अशुद्धियां होती हैं जिसे गैंग कहते हैं। जैसे कोई भी हम अयस्क निकालते हैं जमीन के नीचे से, खनिज निकालते हैं जिसमें प्रचुर मात्रा में मेटल पाया जाता है, धातु पाया जाता है, उसमें बहुत सारे गंदगियां होती हैं, अशुद्धि होती है, बालू के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, कण होते हैं, जिन्हें हम गैंग कहते हैं। धातुओं के निष्कर्षण में सबसे पहले अयस्क से अशुद्धियों को हटाना आवश्यक होता है। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं? धातु के निष्कर्षण में सबसे पहले अयस्कों से अशुद्धि को हटाते हैं, मतलब उसको साफ करते हैं। अयस्कों से गैंग को हटाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का उपयोग होता है वे अयस्क गैंग के भौतिक या रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित होता है। इस पृथक कण के लिए विभिन्न तकनीकी अपनाई जाती है। देखिए, इसके लिए विभिन्न अयस्क, तो अयस्क का सांद्रण होता है। देखिए, उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, मध्य अभिक्रियाशील धातुएं, निम्न अभिक्रियाशील धातुएं, 3 तरह का धातु पाया जाता है। देखिए, धातु उच्च अभिक्रियाशील धातु है। देखिए, अयस्क मिलेगा, उसका सांद्रण करेंगे, उसका सफाई करेंगे, उसको ये करेंगे, उसके बाद 3 प्रकार का हमारा धातु पाया जाएगा। उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, मध्य अभिक्रियाशील धातुएं, निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। गलित धातु का विद्युत का अपघटन, कार्बोनेट अयस्क, सल्फाइड अयस्क अयस्क, देखिए सल्फाइड अयस्क और देखिए मध्य, देखिए उच्च अभिक्रियाशील धातुओं को क्या करते हैं? गलित धातु का विद्युत अपघटन, शुद्ध धातु निकाल लेते हैं उस तरह से। मध्य धातु में अयस्क का सांद्रण कैसे होते हैं? मध्य अभिक्रियाशील धातुओं में तो या तो मध्य अभिक्रियाशील धातु जो होते हैं या तो कार्बोनेट अयस्क के रूप में होते हैं या सल्फाइड अयस्क के रूप में होते हैं। देखिए, उच्च क्रियाशील धातु जो होते हैं, गलित धातु का उपयोग विभिन्न अपघटन या शुद्ध धातु के रूप में होता है। देखिए, शुद्ध धातु में इसको गलाकर शुद्ध निकाला जाता है विद्युत अपघटन के द्वारा। और मध्य अभिक्रियाशील धातु में ये जो धातु निकाला जाता है या तो कार्बोनेट अयस्क होते हैं या तो सल्फाइड अयस्क होते हैं। कार्बोनेट अयस्क को निष्पादन द्वारा और सल्फाइड अयस्क को भर्जन द्वारा अलग करते हैं। सल्फाइड अयस्क को भर्जन द्वारा
अलग करते हैं। देखिए सल्फाइड अयस्क को भर्जन द्वारा अलग करते हैं। याद रखिए, देखिए सल्फाइड अयस्क को क्या करते हैं, कार्बोनेट अयस्क निष्पादन और सल्फाइड अयस्क भर्जन के द्वारा क्या करते हैं, धातु का ऑक्साइड बनाते हैं। उस धातु के ऑक्साइड से, देखिए उस धातु के ऑक्साइड से फिर हम क्या करते हैं, धातु का अपचयन करते हैं। धातु का अपचयन के बाद धातु का शोषण करते हैं। देखिए शोषण करते हैं, उसके बाद सल्फाइड अयस्क बनाते हैं, भर्जन होता है, धातु का परिसरण होता है। इस तरह से शुद्ध धातु प्राप्त होता है। अयस्कों से धातु के निष्कर्षण में प्रयुक्त चरण, देखिए अयस्कों से धातु के निष्कर्षण में प्रयुक्त चरण क्या क्या होता है, ये 3.10 में बताया गया है। 3.10 में बताया गया है कि अयस्क से धातु का निष्कर्षण कैसे होता है प्रयुक्त चरण में। देखिए सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण, देखिए 3.43 में सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं काफी अनभिक्रिय होती है। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त किया जा सकता है। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं काफी अनभिक्रिय होती है। इन धातुओं को ऑक्साइड को केवल गर्म करने पर ही धातु प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सिनाबार HgS मरकरी का एक अयस्क वायु में गर्म करने पर यह सबसे पहले मर्क्यूरस ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और अधिक गर्म करने पर मर्क्यूरस ऑक्साइड जो है वो क्या होता है, अपचयित होकर, मतलब वहां से ऑक्सीजन हट जाता है और बन जाता है मरकरी। देखिए मरकरी बन जाता है, Hg बन जाता है। इसी प्रकार इसी प्रकार प्राकृतिक रूप से Cu2S के रूप में उपलब्ध तांबे को केवल वायु में गर्म करने पर इसका अयस्क में अलग किया जा सकता है। जैसे Cus+3O2 को जब गर्म करते हैं, Cus, देखिए कॉपर सल्फेट को जब गर्म करते हैं, कॉपर सल्फाइड को जब ऑक्सीजन में गर्म करते हैं तो Cu2O बनता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है। जब कॉपर ऑक्साइड को और गर्म करते हैं तो ये क्या होता है, कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड में बदल जाता है। तो इसलिए रिएक्शन इसका लिखते हैं 2Cu2S plus O3O2 gives 2Cu2O plus 2SO2, और फिर इसको जब फिर और गर्म करते हैं Cu2O plus Cu2S को गर्म करते हैं तो 6Cu plus SO2 मिलता है। इस तरह से हमको कॉपर मिल जाता है। तो ये अभिक्रिया जो हुआ, ये अभिक्रिया खास करके देखिए उस अयस्क में होता है जो सक्रियता श्रेणी में निम्न सक्रियता श्रेणी में जो नीचे पाए जाते हैं उनमें ये सब होता है। देखिए उसके बाद सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातु का निष्कर्षण, सक्रियता श्रेणी में मध्य में धातुओं का निष्कर्षण सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं जैसे आयरन, जिंक, लेड, कॉपर की अभिक्रियाशीलता मध्य होती है। प्राकृतिक में यह प्रायः सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। जो देखिए जो मध्य में पाया जाता है 3.9 में हम दिखाए थे, वो उसका सक्रियता जो होती है मध्य वाले का मध्य होती है। प्राकृतिक में यह सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। ये जो अयस्क है, मध्य में जो धातु पाया जाता है उनका जो अयस्क है या तो सल्फाइड या तो कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है, या तो इनका कैल्सिनेशन करेंगे या तो रोस्टिंग करेंगे, भर्जन करेंगे। कैल्सिनेशन या रोस्टिंग करेंगे मतलब कहेंगे निस्तापन या भर्जन करेंगे। देखिए तो सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उनके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान होता है। सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान होता है। जो निम्न वाला में जो था, जो नीचे में था, जो सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे था, उन लोगों वो ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। तो उनको ऑक्साइड से सिर्फ ऑक्सीजन हटा देते हैं, तो ऑक्सीजन हटाने के बाद हम धातु को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्क जो होता है उनसे धातु प्राप्त करना थोड़ा सा उससे मुश्किल होता है। देखिए उससे मुश्किल होता है, निम्न वाला जो है उससे थोड़ा सा मुश्किल होता है। सल्फाइड और कार्बोनेट के धातु को ऑक्साइड में परिवर्तित करना
है, तो सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो सल्फाइड अयस्क को क्या करेंगे, वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो ये परिवर्तित किस में हो जाएगा, ऑक्साइड में हो जाएगा। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। इस प्रक्रिया को भर्जन मतलब रोस्टिंग, रोस्टिंग करने के लिए बोल रहा है कि मतलब सल्फाइड अयस्क को क्या करो, सल्फाइड अयस्क को गर्म करो वायु की उपस्थिति में, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर की उपस्थिति में जब गर्म करेंगे तो क्या होगा, वो ऑक्साइड में बदल जाएगा। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। जो कार्बोनेट होता है उनको क्या करते हैं, वायु के एब्सेंस में बोलिए या कम मात्रा में वायु के प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो वो क्या होता है, ऑक्साइड में परिवर्तित होता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं या कैल्सिनेशन कहा जाता है। देखिए दो तरह से होता है। जिंक के अयस्कों को भर्जन एवं निष्पादन के समय निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। जब इनका निष्पादन या भर्जन करते हैं तो निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया होती है। जैसे जिंक सल्फाइड है, जब इसको गर्म करते हैं, तापन देते हैं तो जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है। तो ये भर्जन हो रहा है इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में ये होता है। मतलब भर्जन जो होता है ऑक्सीजन बहुत मात्रा में होता है। और जो कैल्सिनेशन होता है, और देखिए भर्जन जो होता है वो सल्फाइड अयस्क के साथ होता है। सल्फाइड अयस्क वो अयस्क जिसमें जिंक मिला, सल्फर मिला हुआ है। तो सल्फाइड अयस्क से जब हम अयस्क से हम जब मतलब कि धातु प्राप्त करते हैं तो भर्जन कहलाता है। जब निस्तापन अयस्क, निस्तापन जो होता है किसमें होता है, ये कार्बोनेट में होता है। सल्फाइड में भर्जन और कार्बोनेट में निष्पादन, निस्तापन। निस्तापन तो निस्तापन को इंग्लिश में बोलते हैं कैल्सिनेशन। तो इसमें क्या होता है, इसको गर्म करेंगे, जे मतलब जिंक कार्बोनेट को जब गर्म करेंगे तो ये मतलब कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर, एयर लिमिट अमाउंट में होगा तो ये ZNO में टूटेगा और प्लस CO2 गैस में। इसके बाद कार्बन जैसे उपयुक्त अपचायक का उपयोग कर धातु ऑक्साइड के रूप में ऑक्साइड से धातु प्राप्त किया जाता है। इसके बाद कार्बन जैसे उपयुक्त अपचायक का उपयोग कर धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है। जब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बनते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड ये हुआ कार्बोनेट के द्वारा। जब कार्बोनेट से ऑक्साइड बना लिए, मेटल का ऑक्साइड बना लिए, तो अब मेटल के ऑक्साइड को क्या करेंगे, कार्बन की उपस्थिति में कोक मिलाकर गर्म कर देंगे तो मतलब तब हमारा कार्बन मिलाकर ऑक्साइड को गर्म कर देंगे। जब जिसका निस्तापन हुआ है, निस्तापन कर रहे हैं, निस्तापन मतलब कहने का मतलब है कि कैल्सिनेशन कर रहे हैं, तो ये कैल्सिनेशन करते हैं कार्बोनेट अयस्क का। तो कार्बोनेट अयस्क को जब गर्म करते हैं तो मेटल का ऑक्साइड बनता है, मेटल का ऑक्साइड बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। और मेटल का ऑक्साइड जब बन गया तो उसमें हम कोक मिलाते हैं। कोक मिलाकर जब गर्म करते हैं कार्बन मिलाकर तो वो बनता है जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब मेटल प्लस धातु प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ये हुआ निस्तापन। प्रथम अध्याय में दिए गए ऑक्सीकरण एवं अपचयन प्रक्रम से आप पहले से ही परिचित हैं। धातुओं को उनके यौगिक से प्राप्त करना भी अपचयन का प्रक्रम कहलाता है। अपचयन कार्बन कोयला का उपयोग कर धातु के ऑक्साइड्स को धातु के अपचयन करने के अलावा विस्थापन अभिक्रिया का भी उपयोग किया जाता है। अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि को अपचयक के रूप में उपयोग किया जा सकता है। जैसे देखिए अधिक अभिक्रियाशील धातुएं जैसे सोडियम हुआ, कैल्शियम हुआ, एल्युमिनियम हुआ आदि को अपचयक के रूप में उपयोग किया जा सकता है क्योंकि ये निम्नलिखित अभिक्रियाशीलता वाले धातुओं को उनके यौगिक को में से विस्थापित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को एल्युमिनियम चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम क्या होता है, हाई रिएक्टिव एलिमेंट है। हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, वो अपने से लो रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देता है और Mn अलग हो जाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाता है और ऊष्मा प्राप्त होता है। क्या आप इन पदार्थों को पहचान सकते हैं जिनका ऑक्सीकरण या अपचयन हो रहा है? क्या आप उन पदार्थों को पहचान सकते हैं जिनका जिनका ऑक्सीकरण या अपचरण हो रहा है या विस्थापन अभिक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है? इसमें उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि गलित अवस्था में प्राप्त होती है। वास्तव में आयरन, आयरन 3
ऑक्साइड ऑक्साइड के साथ साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जी की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है कि इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आयरन का ऑक्साइड को जब एल्युमिनियम से गर्म करते हैं तो एल्युमिनियम मिलाते हैं तो आयरन अलग मिलता है और Al2O3 अलग और हीट निकलता है। देखिए सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण। देखिए सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर होता है वो हाई रिएक्टिव होते हैं। वो जल्दी किसी से भी मतलब कि खुली अवस्था में जल्दी अभिक्रिया कर लेते हैं। किनसे? ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेते हैं। इसीलिए सोडियम और पोटेशियम को किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। अगर किरोसिन तेल में डुबा कर नहीं रखा जाएगा तो ये क्या करेगा? तुरंत ही अभिक्रिया कर लेगा। इन्हें कार्बन के साथ गर्म करने पर यौगिक से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कार्बन के साथ द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि के ऑक्साइड का अपचयन कर इन्हें धातु में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इन धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है। देखिए कार्बन के इसमें कार्बन नहीं मिलाएंगे, नहीं तो क्या होगा? ये ऑक्सीजन जब कार्बन मिलाएंगे तो ऑक्सीजन जो होगा ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है तो ऑक्सीजन सबसे पहले इन्हीं से मिल लेगा। कार्बन उसको हटा नहीं पाएगा क्योंकि ये ज्यादा अट्रैक्शन रखते हैं ऑक्सीजन से कार्बन के अपेक्षा। देखिए हाँ, तो अपघटित नहीं कर पाएगा। सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम को उनके गलित क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। तो देखिए उसमें उसको देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जो मेथड होता है, गलित क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। कैथोड ऋण आवेश इलेक्ट्रोड पर धातु निक्षेपित हो जाती है तथा एनोड धन आवेश पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। देखिए इसको इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस में मतलब एक गैल्वेनिक सेल होता है, उसमें एक इलेक्ट्रोड होता है, 2 इलेक्ट्रोड होता है, एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। तो जब धातु का सॉल्ट को हम उसमें रखेंगे, तो क्या होगा? धातु का जब सॉल्ट को रखेंगे तो वो द्रवित अवस्था में होगा। तो द्रवित अवस्था में होगा तो उस जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराएँगे, तो वो एक प्लस चार्ज, एक माइनस चार्ज में जुटेगा। तो क्लोरीन जो होगा, वो प्लस चार्ज पर जाकर क्लोरीन गैस बन जाएगा, क्लोरीन आयन। और धातु जो होगा अपना इलेक्ट्रॉन लेकर नेगेटिव कैथोड पर जमा हो जाएगा और क्या बनाएगा? अपना मतलब कि अपना धातु बनाएगा, एक शुद्ध धातु जमा हो जाएगा। इस प्रकार एल्युमिनियम ऑक्साइड के विद्युत अपघटनी अपचयन से एल्युमिनियम भी प्राप्त किया जाता है। धातुओं का परिष्करण। ऊपर वर्णित धातुओं देखिए ऊपर ऊपर वर्णित धातुओं अपचयन प्रक्रमों से प्राप्त धातु रूप से शुद्ध नहीं होता है। इसे अपद्रव होते हैं जिन्हें हटाकर ही शुद्ध किया जा सकता है। धातुओं से अपद्रव को हटाने के लिए सबसे अधिक प्रचलित विधि विद्युत अपघटनीय मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस विधि है। देखिए ये इलेक्ट्रोलाइसिस विधि ही है। कॉपर, जिंक, टीन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड आदि जैसे अनेक धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाएगा। इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु को एनोड पर तथा शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाएगा। धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में होता है। इसके अनुसार उपकरण व्यवस्थित किया जाता है। विद्युत अपघट्य से जब धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघटन में घुल जाती है। इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघटन से कैथोड में निक्षेपित हो जाती है। विलय अशुद्ध विलयन में चली जाती है तथा अविलय अशुद्ध एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती है जिसे एनोड पंख कहते हैं। संक्षारण। देखिए संक्षारण क्या होता है? देखिए संक्षारण के संबंध में अध्याय 1 में आप निम्नलिखित बातों का अध्ययन कर चुके हैं। खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है और सिल्वर का वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड की परत बनाने में ऐसा कारण होता है। देखिए उसी तरह से यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो शुद्ध किया जा रहा है, रिफाइनिंग किया जा रहा है, क्या किया गया है कि अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन है। अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन है तो इसको कहाँ पर रखा गया है? एनोड पर। कैथोड पर प्योर वाला रखेंगे तो क्या होगा? प्योर वाला देखिए ये एनोड वाला जो होगा अशुद्ध वाला वो टूटेगा उसमें कॉपर विलयन में और शुद्ध वाला पर चढ़ जाएगा।
देखिए एनोड पर चढ़ जाएगा। इस तरह से तांबे का विद्युत अपघटनीय परिष्करण अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन विद्युत अपघट्य है। अशुद्ध तांबा एनोड है, जबकि शुद्ध तांबे की पट्टी कैथोड का कार्य करती है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर शुद्ध तांबा कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है, जमा हो जाती है। देखिए सल्फाइड परत बन जाता है। अब ये सब प्रश्न है। अब देखिए ये सब प्रश्न है, ये सब ये है। देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से देखिए, अब क्या है, संक्षारण के बारे में हम बता रहे हैं। संक्षारण में देखिए कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे इसकी सतह से भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है। देखिए कॉपर कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करती है, जिससे इनके सतह के भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। देखिएगा जब कॉपर के बर्तन को आप छोड़ देंगे हवा में, तो कुछ दिन के बाद उस पर हरा पट्टी चढ़ जाता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने लगता है। देखिए हरे रंग की परत चढ़ जाती है। यह हरा पदार्थ बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे भूरे रंग की पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे जंग कहते हैं। अब जैसे लोहा को भी आप शुष्क नम नमी वाला जगह पर छोड़ देंगे, तो धीरे धीरे क्या होता है, उस पर जंग, एक भूरा कलर का रंग लग जाता है, जो जंग जिसे कहते हैं। आइए इन परिस्थितियों का पता करते हैं जिनमें लोहे पर जंग लग जाती है। तो लोहे पर जंग लग जाती है, तो देखिए जब ए में, देखिए क्रियाकलाप, 3 परख नली लीजिए, जब प्रत्येक में स्वच्छ लोहे की कील डाल दीजिए। इन परख नलियों ए बी सी नाम दीजिए। एक में ए, एक में बी, एक में सी। 3 परख नली लीजिए, तीनों में क्या करें, तीनों में तीनों परखनली में स्वच्छ लोहे की कील को डाल दीजिए। इन परखनलियों को ए बी सी नाम दीजिए। प्रत्येक परखनली ए में थोड़ा जल डालकर उसे कॉर्क से बंद कर दीजिए। परखनली बी में उबलता हुआ अश्वसित जल डालकर उसमें 1 ml तेल मिलाई कॉर्क से बंद कर दीजिए। तेल जल पर तैरने लगेगा, वायु को जल में विलीन होने से रोकेगा। देखिए परत सी में थोड़ा सा निर्जल कैल्शियम क्लोराइड डालकर उसे कॉर्क से क्या कीजिए, बंद कर दीजिए। निर्जल कैल्शियम क्लोराइड वायु की नमी को सोख लेगा। इस परख नली को कुछ दिन छोड़ दीजिए, तो देखेंगे कि जब जंग लग लोहा की जल, इसमें क्या होगा, जंग लग जाएगा। वायु और पानी से अभिक्रिया करके जंग लग जाएगा। ये उबलता हुआ पानी है, इस पर तेल है, हवा का परत नीचे नहीं, हवा इस पानी में नहीं घुलेगा और इसमें जंग नहीं लगेगा, और इसमें भी निर्जल कैल्शियम क्लोराइड में शुष्क कर्मक ये शुष्क वायु को सोख लेगा। देखिए तो आप देखेंगे कि परखनली ए में रखे लोहे की कील पर जंग लग गया, लेकिन परखनली बी और सी में रखी कीलों पर जंग नहीं लगा। परखनली ए की कील वायु तथा जल दोनों के संपर्क में रहती है। परखनली ए की कील केवल जल के संपर्क में रहती है, एवं परखनली सी की, देखिए सी की कील शुष्क वायु के संपर्क में रहती है। इसमें लोहे की वस्तु में जंग लगने की अवस्था के बारे में हम कह सकते हैं। देखिए लोहे पर जंग लगने की स्थिति की जांच करना। परखनली ए में वायु जल दोनों उपस्थित है। परखनली बी में जल में विलीन वायु नहीं है। सी में शुष्क वायु है। देखिए पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, यश लेपन, लोहे की वस्तु पर जस्ते की परत चढ़ाकर, क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। लोहे को देखिए मिश्र धातु बनाकर उससे जंग से बचाया जा सकता है। लोहे पर पेंट कर देते हैं तब जंग से। देखते हैं कि गेट ग्रिल आप लोग क्या करते हैं, पेंट करते हैं, ग्रीस लगाते हैं, तेल लगाते हैं, या मतलब गेट ग्रिल को पेंट करके रखते हैं, या मतलब जैसे कि ये मिश्र धातु बनाकर या किसी चीज का इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके हम लोग लोहे को जंग से बचाते हैं। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रहने के लिए उन पर जस्ते जिंक की पतली परत चढ़ा करने की विधि को यस्दलेपन कहते हैं। यस्दलेपन का मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। जैसे हम लोग जिस आयरन के बर्तन में खाना खाते हैं, स्टील के बर्तन पर, उसमें क्या होता है, निकेल और क्रोमियम का ये परत लगाया जाता है। जो हम लोग का स्टेनलेस स्टील होता है, उसमें जो हम खाना खाते हैं स्टील के बर्तन में, वो स्टील क्या है, लोहा है। लोहा के ऊपर निकल और क्रोमियम
क्रोमियम का मतलब परत परत जमा देते हैं, जिससे क्या होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं कहते हैं और उसके कारण ही उसमें जंग नहीं लगता है और प्लेट सुरक्षित होता है। नहीं तो अगर लोहे के चीज़ में हम खाना खाएँ, तो हम बीमार पड़ जाएँगे और जंग लगा हुआ बर्तन में अगर खाना खाने से इंसान बीमार पड़ जाएगा। देखिए धातु क गुण क गुण धर्मों को बेहतर बनाने की अच्छी विधि मिश्रवातन वन है। इस विधि से हम इच्छा अनुसार धातु को अत्यधिक गुण धर्म प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए लोहा सर्वाधिक उपयोग में आने वाली धातु है। दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी धातु का उपयोग होता है तो वो लोहा है। लोहा का सबसे ज़्यादा बस में, ट्रक में, गाड़ी में, गेट में, ग्रिल में, गोदरेज में, बक्सा में, कील में, सब में लोहा लगता है। तो सबसे ज़्यादा या देखिए ट्रेन में, रेल के पटरी में, सब में लोहा लगा हुआ है। तो लोहा सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, उसके बाद सबसे ज़्यादा कॉपर, उसके बाद सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम। ये 3 धातु सबसे ज़्यादा यूज़ होती है दुनिया में। देखिए, लेकिन कभी शुद्ध अवस्था में लोहा सर्वाधिक उपयोग में आने वाली धातु है, लेकिन कभी भी शुद्ध अवस्था में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता ऐसे इसलिए क्योंकि शुद्ध लोहा अत्यधिक नर्म होता है और गर्म करने पर सुगमतापूर्वक खींच जाता है। लेकिन यदि इसमें थोड़ा सा कार्बन मिला दिया जाए तो यह कठोर तथा प्रबल हो जाता है। लोहे के साथ निकेल और क्रोमियम मिलाने पर स्टेनलेस स्टील बन जाता है। निकेल और क्रोमियम जैसे आप लोग जो स्टेनलेस स्टील का बर्तन हम लोग जिसमें खाना खाते हैं, वो क्या होता है निकेल और क्रोमियम मिलाया होता है। क्यों? उस पर परत चढ़ाया हुआ होता है ताकि उसको स्टील बना दिया जाता है, ताकि मतलब उसमें जंग ना लगे, वायु के संपर्क में वो लोहा ना आए। देखिए, क्रोमियम मिलाने पर स्टेनलेस स्टील प्राप्त होते हैं, जो कठोर होते हैं तथा इसमें जंग नहीं लगते। इस प्रकार यदि लोहे के साथ कोई अन्य पदार्थ मिश्रित किया जाए, तो उसके गुण धर्म बदल जाते हैं। वास्तव में कोई अन्य पदार्थ मिलाकर किसी भी धातु के गुणधर्म बदले जा सकते हैं। यदि पदार्थ धातु तथा अधातु कुछ भी हो सकता है। 2 या 2 से अधिक धातुओं को संगामी मिश्रण मिश्रण को ही मिश्र धातु कहते हैं। इसे तैयार करने के लिए पहले मूल धातु को गलित अवस्था में किया जाता है तथा पश्चात दूसरे धातु को एक निश्चित अनुपात में इसमें विलीन किया जाता है। फिर इसमें कमरे के ताप पर शीतलकृत किया जाता है। इस तरह से मिश्र धातु बनता है। यदि कोई एक धातु परत हो तो इसके मिश्रण को अमलगम कहते हैं। धातु की अपेक्षा उसमें मिश्र धातु की विद्युत चालकता और गलनांक कम होती है। उदाहरण के लिए तांबा और जस्ते की मिश्र धातु पीतल होता है। देखिए, तांबा और जस्ता को मिलाते हैं जिंक को, तो मिश्र धातु क्या बनता है? पीतल बनता है तथा ताम्र और टीन को मिश्र धातु को कांस कहते हैं। विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन ताम्र का उपयोग विद्युत परिपथ बनाने में किया जाता है। सीसा और टीन की मिश्र धातु सोल्डर है, जिसका गलनांक बहुत कम होता है। इसका उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है। देखिए, इसके बाद ये सब आपका क्वेश्चन आंसर है, कर लेंगे और इसी तरह से ये धातु और अधातु जो चैप्टर है, वो समाप्त हो गया। इस तरह से हम कभी क्वेश्चन आंसर भी इसका करा देंगे, ताकि आप लोग को आसानी से पढ़ाई समझ में आए और बोर्ड परीक्षा का तैयारी हो जाए। क्वेश्चन आंसर भी हम करा देंगे। ये वीवीआई क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से करना है। देखिए, ये यहाँ पर आपका धातु और अधातु जो चैप्टर है, ये समाप्त हुआ और कहना ये चाह रहे हैं कि मेरे यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहेंगे और यूट्यूब चैनल पर हम सारे पीडीएफ को बना कर देते रहेंगे, मतलब कि सारे चैप्टर को पढ़ाएंगे यूट्यूब पर। और मेरे यूट्यूब पर जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा लेंगे और एग्जाम के समय में खूब अच्छे से पीडीएफ तैयार करने के लिए, पीडीएफ लेने के लिए, स्पेशल क्वेश्चन लेने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में मैं व्हाट्सएप चैनल भी बनाने जा रहा हूँ, उसको भी सब्सक्राइब कर लेंगे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट में भी दे दूंगा। तो आप वहां से सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। इस तरह से आपका ये जो हुआ आज का चैप्टर ये समाप्त हुआ। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।